certain domestic supply can be treated as deemed exports if goods are manufactured in India and do not leave India. True or false? True. One of the conditions of deemed export is that consideration should be received in foreign currency. False. इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी, दोनों. ट्रू एंड फॉल्स. वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो रिटेल आउटलेट है वहां पर एक कंडीशन थी फॉरेन करेंसी की. तो मिक्स हो जाता है अगर आप याद नहीं करते हैं तो. और थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे. डोमेस्टिक सप्लाई है और डोमेस्टिक पीपल को दे रहे हैं, बेच रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी दोनों में दे सकता है. और क्योंकि मैं खुद एक्सपोर्टर हूं तो मेरे पास फॉरेन करेंसी भी होगा, तो मैं फॉरेन करेंसी भी दे सकता हूं. बी ए ट्रेडर सप्लाइज गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन टू ए, सप्लाई बाय बी टू ए इज डीम्ड एक्सपोर्ट. ट्रू. A exports such goods to USA to C. Supply by A to C is deemed export. मतलब जो खरीदा वही एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो भी डीम्ड एक्सपोर्ट है? नहीं, फॉल्स. वो तो फिजिकल एक्सपोर्ट है. ट्रू एंड फॉल्स. ए इज द आंसर. In case of deemed export supply, supplier can claim refund if recipient do not claim ITC. In case of deemed export supply, integrated tax shall be levied if supply is interstate supply. True. Messrs. ATT manufactures product C by using input A and input B. Messrs. ATT exported product C on 15th July. Both input A and B is manufactured in India. Again, it procures both input A and B from Mr. Jai against advance authorization on 31st July. Mr. ATT should satisfy which of the following conditions? पता है ये क्या क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे? पहले एक्सपोर्ट है या बाद में एक्सपोर्ट है? बाद में है डीम्ड एक्सपोर्ट. तो अब जैसे ही बाद में आपने एक्सपोर्ट पहले एक्सपोर्ट किया है, बाद में प्रोक्योरमेंट किया है, तो प्री इंपोर्ट के कंडीशंस को आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. देखिए, इट शैल यूज बोथ इनपुट ए एंड बी इन मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ए सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज सबमिटेड टू द जुडिशियल कमिश्नर ऑफ जीएसटी विद इन 6 months. ये भी करना पड़ेगा. बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. बोथ ए एंड बी. सी विल बी द आंसर. In which of the following is not a deemed export? Supply of goods by a registered person against advance authorization. Deemed export है या नहीं? Yes. Supply of capital goods by a registered person against EPCG authorization. ये भी है. Supply of goods by a registered person to EOU. ये भी है. Supply of gold by jewelers against advance authorization. ये भी है. तो हमने तो कुछ गड़बड़ कर दिया. Supply of gold by jewelers by against authorization. इसको हटा देता हूं. इसको हटा देता हूं. Against advance authorization में तो गड़बड़ हो गया. Supply of gold by jewelers. This is not. क्योंकि आप देखेंगे, मैं फिर से दिखलाता हूं आपको बुक. मैं सिंपल ज्वेलर हूं. मेरे पास कोई मिस्टर ए आया एडवांस ऑथराइजेशन लेके, बोला मुझे गोल्ड दे दो, तो मैं यहां फॉल कर जाऊंगा. तो भी तो डीम्ड एक्सपोर्ट है. गोल्ड भी तो एक्सपोर्ट होता है. उन्होंने बैंक और पीएससी को स्पेशली इंक्लूड किया है. मुझे जो बैंक और पीएससी को स्पेशली इंक्लूड किया है, तो ज्वेलर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड थे 1 में. नो नो नो, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बैंक एंड पीएसयू. इनफैक्ट बैंक, मैं ये कह रहा हूं कि ज्वेलर्स पहले से ही 1 में इंक्लूडेड थे.
मैं इस सेंटेंस को चेंज करूंगा और मैं लिखूंगा सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय बैंक, फुल स्टॉप, बस ना बैंक और पीएसयू भी लिख देता हूं, फुल स्टॉप। सही बात। Then this is not deemed export. This will be the answer. EOU shall procure goods against pre-approved Form A by Development Commissioner. True and false. EOU shall endorse invoice on receipt of goods and send a copy to registered supplier and its own jurisdictional tax officer. True. Every trader who export is a merchant exporter. False. कौन होगा? That who is registered with EPC or commodity board. In case of interstate supply, merchant exporter can procure goods at 0.01% instead of normal GST rates. 0.01% नहीं है, 0.1% है, 0.1%। तो ये ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू। 0.1 कर दूंगा मैं। Merchant exporter shall export goods within 90 days from the date of invoice. True. To be eligible for refund, duty paid shops shall supply goods to, ये क्यों आ गया? इसके लिए मैं कोई और सेंटेंस बना दूंगा, अभी सोचूंगा नहीं। आगे, examine the following statements. Merchant exporter can simply place an order to registered supplier for procurement goods at concessional GST rate. True. A copy of order should also be submitted to the jurisdictional tax officer of the registered supplier. True. Both true. ये 11th है. Merchant exporter can move goods for exportation directly from the place of registered supplier, in which case there is no requirement of endorsement of invoice. True. If the merchant exporters intends to aggregate supplies from multiple registered suppliers and then export, then it shall endorse invoice and submit a copy to registered supplier and its jurisdictional officer. This is also true. Both true. ऊपर वाला 9 था क्या? हाँ, तो ये तो 10 ठीक ही लिखा हमने, ये 11 है। Merchant exporter shall provide proof to registered supplier that the goods supplied by him has been exported by way of shipping bill, which shall also contain detail of registered supplier. True. If the goods are not exported within 90 days by merchant exporter, then the registered supplier shall pay balance of taxes. True. Good. तो मुबारक हो। तो we have completed a refund more than 10 hours. कम से कम 11 से 12 घंटे का कोर्स हमने रिफंड किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी और प्रैक्टिकली भी, तो आपके प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू राजू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना।
नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम लोग जो लास्ट क्लास में जो हमने इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर किया था, अब उसका रिवीजन का टाइम है। आपको पता ही है रिवीजन हम लोग कैसे करते हैं, थ्रू एमसीक्यू। तो जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट हमने बनाए हुए हैं, उस हर एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एमसीक्यू बनाया हुआ है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन 1 कर रहे हैं आपके साथ। बताइए, इंस्पेक्शन कैन बी कैरिड आउट अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 if which of the following conditions are satisfied? Inspection can be carried out by a joint commissioner of central tax. True or false? True. Joint commissioner has reasons to believe there is a suppression of any transaction. True. Or suppression of any transaction is with an intent to evade tax. True or false? True. तो all of the above conditions should be satisfied, तो इंस्पेक्शन करा जा सकता है। तो इसका मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ, इसके नीचे वाले ऑफिसर इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। इसके नीचे वाले ऑफिसर डेप्यूटी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स है, तो वो नहीं कर सकते। ज्वाइंट कमिश्नर या उसके ऊपर वाले कर सकते हैं। सही बात। Examine the following statements in the light of section 67. Inspection under section 67 subsection 1 can be initiated against any taxable person who has intent to evade tax. True or false? True. Search and seizure can be initiated under section 67 subsection 2 against any person who has secreted any documents or goods. True or false? तो यहाँ taxable person है, यहाँ any person है। जल्दी बताइए। देखिए 67 सबसेक्शन 1 पावर ऑफ इंस्पेक्शन, किसके किसके अगेंस्ट इंस्पेक्शन हो सकता है? रीजंस टू बिलीव ए टैक्सेबल पर्सन सप्रेस्ड इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। दूसरा, सप्रेशन का डेफिनेशन दिया ही हुआ है एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 74 में। और एनी पर्सन, एनी पर्सन का मतलब सभी पर्सन नहीं, एनी पर्सन हु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और द ओनर और ऑपरेटर ऑफ ए वेयर हाउस और ए गोडाउन। तो एनी पर्सन में ये है। अब मैं जब सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 में आता हूं तो वहां क्या लिखा हुआ देखिए, where the proper officer not below the pursuant to inspection, यानी कि inspection can lead to search and seizure और अदरवाइज, यानी कि और किसी कारण से हैज रीजंस टू बिलीव दैट दिस। यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं लिखा, सीक्रेटेड इन प्लेस में ऑथराइज इन राइटिंग। तो इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि दिस सर्च एंड सीजर कैन बी कैरिड आउट अगेंस्ट एनी पर्सन। तो ये भी ट्रू है, बोथ ट्रू, आंसर विल बी सी। Question 3. Examine the following statement. Inspection can lead to search and seizure if it has reasons to believe that documents or goods are secreted. True or false? True. Audit under section 65 can lead to search and seizure if it has reason to believe that the documents or goods are secreted. True. False कैसे जिनेश जी? True होगा। मुझे अगर ऑडिट करते वक्त अगर मुझे पता लगता है कि ऑडिट में या तो वो कॉपरेट नहीं कर रहा है या फिर और कोई कारण है, तो इट कैन ऑलवेज लीड टू सर्च। Goods seized can be released within 30 days of issue of notice if not relied upon for the purpose of adjudication. True or false? True. Upon execution of bond and furnishing of security. ट्रू। या तो 30 दिन के अंदर अगर नॉट रिलाइड अपॉन है, या फिर जो रिलाइड अपॉन है उसको भी अगर आप रिलीज करवाना चाहते हैं तो बाय एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड एंड फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी रिलीज हो सकता है। या फिर आप ये कहें कि मैं टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी देना चाह रहा हूं, तब रिलीज कर सकते हैं वो, हाँ या ना? ट्रू। तो कोई भी एक कारण में रिलीज हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव। Examine the following statement. Notice for adjudication shall be issued within 6 months of the seizure of goods. True. Seizure of goods कब मानेंगे कंप्लीट हो गया? पंचनामा या मझार जिस दिन साइन हुआ है उस दिन मानेंगे कि सर्च सीजर कंप्लीट हो गया।
वहां से 6 महीने के अंदर उसको एडजुडिकेशन का नोटिस भेजना होगा। एक्सटेंशन है या नहीं है इसमें? एक्सटेंशन है या नहीं है? अरे कहिए। दिखलाते हैं आपको। Within 6 months and provided that the period of 6 months may on sufficient cause being shown be extended by the proper officer for a further period not exceeding 6 months। यहाँ पर proper officer कौन है? तो उसी सर्कुलर में देखना होगा यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर कौन है, कौन एक्सटेंशन दे रहा है। डेजिग्नेशन नहीं, देखिए सीज किया ए ने, एडजुडिकेशन का पावर तो सुपरिटेंडेंट के पास भी है, असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के पास भी है। तो ये जब एडजुडिकेशन का नोटिस नहीं भेज पाए, यानी कि जैसे पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, वो एडजुडिकेशन का नोटिस नहीं भेज पाए, और एडजुडिकेशन के नोटिस में आपको पता है टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे और पेनल्टी भी कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट जनरली नहीं कैलकुलेट करते, लेकिन टैक्स और पेनल्टी तो कैलकुलेट करते ही करते हैं, और वो टैक्स और पेनल्टी कैलकुलेट करने में उसको ग्राउंड्स बनाने होंगे, तभी पॉसिबल है। तो इसमें टाइम लग सकता। अब ये मान लीजिए असिस्टेंट कमिश्नर एडजुडिकेशन कर रहा है 73-74 में, एडजुडिकेशन का मतलब 73-74, ये एडजुडिकेशन का 6 मंथ के अंदर वो नोटिस नहीं बना पाता है, टैक्स पेनल्टी कंप्यूट नहीं कर पाता है, ग्राउंड्स वेरीफाई नहीं कर पाता है, या फिर उसको लिख नहीं पाता है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में ये जाते हैं, ये 73-74 का नोटिस हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में जाते हैं। तो जब ये हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में जा रहा है तो उसको लिखना पड़ेगा। अब वो ये किसी के पास तो जाता होगा, अपने ऊपर वाले ऑफिसर के पास, कि मुझे एक्सटेंशन दे, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन है एक्सटेंशन देने वाला? ये सर्कुलर में लिखा होगा, तो वो उसको एग्जामिन आप कर लीजिएगा, मैं भी कोशिश करूंगा। चलिए, गुड्स मे नॉट बी सीज्ड ड्यू टू कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बोथ ट्रू। Perishable goods may be released on payment of market price or amount of tax, interest or penalty, whichever is lower. True. Yes. इसके लिए प्रोहिबिशन ऑर्डर आएगा, प्रोहिबिशन ऑर्डर जो हमने यहां किया था डिटेल में आपके साथ, प्रोवाइजो में ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन, और यही लिखा हुआ है कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस। नहीं, यहां नहीं लिखा हुआ है, कस्टोडियन में आएगा। कहां लिखा हुआ है? Where it is not practicable to seize, और practicable to seize का मतलब constraint of space भी है, और ये रहा constraints of storage space। The government may, having regard to the perishable or hazardous nature of any goods, depreciation in value of the goods with the passage of time, constraints of storage space for the goods or any other relevant consideration। तो हमने हेडिंग तो डिस्पोजल और पेरिशेबल गुड्स की बनाई है, लेकिन बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस द गुड्स मे नॉट बी सीज्ड। और एक कस्टडी का जो हमने पढ़ा था फॉर्म, वो ओनर के अगेंस्ट या फिर किसी वेयर हाउस कीपर के अगेंस्ट एक कस्टडी का एक फॉर्म निकाल देगा कि यू आर विल बी द कीपर ऑफ दिस गुड्स। सही बात। वेलकम राजेश जी, वेलकम। चलिए, कमीशन, अच्छा ये ठीक है, मार्केट प्राइस और टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी व्हिचएवर इज लोअर। मार्केट प्राइस मान लीजिए 10 रुपया है, इस पर टैक्स आता है 10%, कहने के लिए 1 रुपया। क्या ये टैक्स मार्केट प्राइस से ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता है? फिर से पूछ रहा हूं, क्या टैक्स मार्केट प्राइस से ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता? सिर्फ टैक्स नहीं हो सकता, इंटरेस्ट भी मिला दे, पेनल्टी भी मिला दे, तो ये मार्केट प्राइस से ज्यादा हो सकता है, इसीलिए व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है।
अब एक बात बताइए, क्या अगर ये 10 रुपए टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी 12 रुपए हो गया मिला के, और डिपार्टमेंट कहता है यार 10 रुपए देके छुड़वा लो, तो वो छुड़वाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? बेचने जाएगा तो 10 रुपए ही मिलेंगे। और है भी पेरिशेबल। तो मुश्किल काम है, वो क्या डिसीजन लेगा वो तो क्लाइंट ही बताएगा। चलिए, कमिश्नर शैल हैव द पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और सीज गुड्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो मजिस्ट्रेट की जगह इसके पास पावर है। हमने आपको बताया था ये कहां लिखा हुआ है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड मजिस्ट्रेट 165 ऑफ द कोड, और हमने इसका मतलब ये लिखा था। करेक्ट है। क्वेश्चन 7, मैच द फॉलोइंग। INS 01 में क्या फॉर्म है? INS 01 ऑथराइजेशन फॉर इंस्पेक्शन और सर्च, करेक्ट, सर्च वारंट है। और INS 02 क्या है? INS 02 ऑर्डर ऑफ सीजर है। बहुत बढ़िया। 3 क्या है? INS 03 ऑर्डर ऑफ सीजर है, नहीं, ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन है। ये हो गया, ठीक है। 4 क्या है? करेक्ट, बॉन्ड फॉर रिलीज ऑफ सीज गुड्स। और 5 है बी, ऑर्डर ऑफ रिलीज ऑफ गुड्स थिंग्स ऑफ पेरिशेबल और हैजर्डस नेचर। तो डी इज द आंसर। चलिए, when can an arrest be made under section 69 where commissioner has reason to believe that the person has committed any specified offense? ये specified offense किस section में लिखा होगा? अंडर सेक्शन 132, याद है आपको? ABCD 1 2 इस तरह से लिखा हुआ है। मैं आपको दिखला भी देता हूं। ये 132 सबसेक्शन 1 ABCD 1 2। अब इसी पे पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो when can arrest be made under section 69? कंडीशंस है। पहला कंडीशन, सेटिस्फाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ट्रू। टैक्स इवेजन एक्सीड्स 2 करोड़, अरेस्ट हो सकता है नहीं हो सकता? यस। अरेस्ट कैन बी मेड बाय एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर। छोटा से छोटा ऑफिसर भी अरेस्ट कर सकता है अगर ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर है तो। ट्रू, ऑल ऑफ द। Examine the following statement. Cognizable offense means a person can be arrested without warrant. बताइए। True. Non-cognizable offense means a person can be arrested only if warrant is issued by magistrate. True. तो यहां पर कमिश्नर यानी कि GST डिपार्टमेंट के लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं। कमिश्नर जिसको ऑथराइज कर देगा उसको। और होता क्या है, जनरली ऑडिट कर रहे हैं, सर्च एंड सीजर कर रहे हैं, बोलो सर 5 करोड़ से ज्यादा या 2 करोड़ से ज्यादा का इवेजन है, हम आपको अरेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वहीं पर डराना धमकाना शुरू हो जाता है। सही बात है या नहीं है? चलिए, और एडजुडिकेशन का नोटिस में निकल गया 5 करोड़ से ज्यादा, तो फिर वो अरेस्ट करने आ जाएंगे। अच्छा, ये अरेस्ट का पावर है जो ये एक्सरसाइज मैंडेटरी है या कि इच्छा होगी तो करेंगे अरेस्ट, नहीं तो छोड़ देंगे? चलो आगे ये भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 10, नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस बेल कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय अ मजिस्ट्रेट।
ट्रू, बेल तो मिलेगा, या तो मजिस्ट्रेट दे देगा या डिपार्टमेंट दे देगा। तो नॉन बेलेबल का मतलब मजिस्ट्रेट, डिपार्टमेंट नहीं दे सकता, सिर्फ मजिस्ट्रेट दे सकता है। बेल इज राइट। बेलेबल ऑफेंस मींस बेल कैन बी ग्रांटेड बाय असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, ये भी ट्रू है। तो बेलेबल का मतलब ये दे देंगे। तो बहुत ज्यादा अगर सीरियस ऑफेंस होता है तो वो कॉग्निजेबल हो जाता है और विदाउट अरेस्ट वारंट इश्यू हो, हाँ, विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है ना। तो बोथ। 11 where tax evasion exceeds 5 crore, then person can be arrested without warrant and its offense is non bailable. First class magistrate, correct, and offense is non bailable. True or false? True. अब मैं इसको एनालाइज कीजिए। where tax evasion exceeds 5 crore, then person can be arrested without warrant, बताइए इसको हम लोग कॉग्निजिबल या नॉन कॉग्निजिबल क्या बोलेंगे? कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल का मतलब बेल तो ग्रांट होगी, नॉन बेलेबल का मतलब बेल नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, बेल तो ग्रांट होगी लेकिन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देगा, ठीक है, ऑफिसर नहीं करेगा। ट्रू। where tax evasion exceeds 1 crore and up to 2 crore, then such offense is bailable offense. True or false? False. 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, ये 1 करोड़ से ज्यादा लिख रहा है। यहां देखिए, where tax evasion exceeds 5 crore, then person can be arrested without warrant of, दोबारा आ गया, इसको हटाते हैं फिर। Superintendent of central tax can issue summon under section 70. True or false? अच्छा, हम लोग ये किताब में कैसे लिखा हुआ मैं आपको दिखला देता हूं एक बार और। तो ये सेक्शन 69 पावर टू अरेस्ट, और किताब में इस तरह से लिखा हुआ है कि आपको इधर उधर पेज उल्टाने की जरूरत नहीं है। 132 1A B C D और फिर 132 1 यहाँ पर प्रोड्यूस किया हुआ है। एक्सीड्स 5 करोड़ स्टार बना के ये लिखा हुआ कॉग्निजिबल, अरेस्ट विदाउट वारंट, नॉन बेलेबल, मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट बेल, और 2 करोड़ में स्टार बनाया हुआ है, यहां नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इसमें आता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स कैन इश्यू समन अंडर सेक्शन 70। तो समन इश्यू करने का पावर लोएस्ट ऑफिसर के पास है। फिर ट्रू, एनी पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट कैन बी समन टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस इन एनी इंक्वायरी, कोई भी। ट्रू, ठीक है। और एक समन का लाइव कर्सी जिनेश जी हमने देख ही लिया था कि वो एकदम स्पेसिफाई करता आपको क्या लाना है, और वो स्पेसिफाई भी किस तरह से किया था, सब कुछ लेके आ जाइए फाइनेंशियल ईयर 18 19 या 19 20 का, अब लीजिए। स्पेसिफाई तो कर दिया लेकिन पूरा पहाड़ स्पेसिफाई कर दिया। Examine the following. Joint Commissioner or above rank can access business premises for any purpose. False. Only for the purpose of audit, inquiry, verification, checks ही हो सकता है, किसी भी पर्पस के लिए आप नहीं जा सकते। सही बात। कहां लिखा हुआ है ये? For carrying out any audit, scrutiny, verification and checks as may be necessary to safeguard the interest of revenue. तो हमेशा ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उनको अब चेंज कर देना चाहिए। ऑडिट टीम कैन एक्सेस बिजनेस प्रीमाइसेस, ट्रू और फॉल्स? ये तो ट्रू ही है, फॉल्स। ये तो आंसर चेंज करना हमें। तो मुबारक हो, हमने कंप्लीट कर लिया।
अच्छा ये मैं बता दूं, इस एमसीक्यू कर लेंगे तो पूरा जॉब वर्क रिवाइज हो जाएगा। हमने एक एक लाइन का एमसीक्यू बनाया हुआ है जो हमारा समझ लीजिए ट्रेडमार्क है और आदत भी है। एक बार करते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज ए जॉब वर्क, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। जिनेश जी फॉल्स बोल दिए, फिर फॉल्स, फिर ट्रू बोल दिया। अच्छा देखिए, अगर लीगल एनालिसिस करें तो जॉब वर्क में लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन्स गुड्स इज ए जॉब वर्क, और दिस अनदर पर्सन शुड बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। करेक्ट है, और ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसको मैं फॉल्स बोलूं और इसको मैं यहां पर अनरजिस्टर्ड लिख दूंगा ताकि क्लैरिटी आए कि अजम्पशन का जरूरत ना पड़े कम से कम एमसीक्यू में। तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन्स गुड्स हु इज अनरजिस्टर्ड इज ए जॉब वर्क, इट इज फॉल्स। Treatment of process applied to another person's goods is a supply of service. True. A registered person sends its machinery for repair. It is a job work as per section 2 subsection 68. False. A registered person sends molds for manufacturing of a product A belonging to a principal is a job work. ट्रू। यहां पर हम लोग रजिस्टर्ड प्रिंसिपल लिख देंगे, तो फॉल्स ट्रू आंसर ये आ जाएगा। एवरी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस बट मे और मे नॉट बी ए जॉब वर्क। ट्रू। Every testing of goods, repair of goods, assembly of goods, or cleaning of goods, etc., can be treated as job work between registered principal and job work only if there exists a contract of job work. True. Both true. C is the answer. What happens if a transaction is treated as job work as per section 2 subsection 68 and registered person sends goods to another registered person for any treatment of process? It shall issue tax invoice for movement of goods. It shall issue delivery challan. It shall follow job work procedure या either A और B. ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? C. Job work procedure requires registered principal to issue job work challan for sending goods, intimate in ITC 04 for all details of job work, to keep proper accounts for the inputs of capital goods, either A or B. In fact, all of the above आएगा, तो D will be the answer. A registered principal sends inputs to job work on 5th May, which was received by job worker on 8th May. The input should come back or it is being supplied from the place of business of job work on payment of tax within India by, बताइए। ये आंसर आएगा क्योंकि इनपुट्स है, 1 साल लेना है तो ये आ जाएगा, और इसमें तो हम लोग 3 साल का भी पीरियड डालना चाहिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं इनपुट्स को पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना, तो 3 साल का भी पीरियड डाल देंगे। A registered principal sends machinery to job worker on 5th June, which were received by job worker on 21st June. The machinery should come back or this India by. B आंसर आएगा, और इसके जगह हम लोग 1-1 साल का पीरियड भी डाल देंगे। Registered principal sends tools to job work on this date, which were received by job work on this date. यहाँ tools आएगा, यहाँ tools लिखेंगे। Tools should come back or is being this, बताइए।
need not come back. Tools है ना, Moulds Dix. Period of 1 year shall be counted from the date of receipt of inputs by the job worker where the inputs are sent directly to a job worker. True or false? True. और प्रिंसिपल भेजता है तब जब प्रिंसिपल ने भेजा, जब किसी और के कोई और भेजता है जब जॉब वर्कर को मिला. Where inputs are sent by registered principal to job worker, the period of 1 year shall be counted from the date of being sent out. ये भी true होगा. Both true. The period of 1 year can be extended by further period of 1 year by the commissioner. The period of 3 years can be extended by further period of 3 years by the commissioner. False. Here 2 years. So true, false. This will be the answer. The declaration of place of business or job work as additional place of business of principal is mandatory. False. Mandatory नहीं है, करना चाहे तो करे. Bringing back waste and scrap from the job worker's place of business to principal place of business is mandatory. False. वो यहां से भी बेच सकता है, तो both false. In case of inputs, if period of 1 year is not completed, in case of inputs, if period of 1 year is not complied with, then it shall be deemed that such inputs had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs were sent out. True. Value of supply, rate of tax, place of etc. shall be same as was mentioned in job work challan. True. Both true. Examine the following statement where principal is registered in Gujarat and place of business of job worker is in Maharashtra. Principal sends goods for blasting. Duration of process is 5 days. Value of goods is 1,50,000 inclusive of GST. E-way bill is compulsory. True. Principal can declare job worker's place as additional place of business without getting itself registered in Maharashtra. False. और इसकी वैल्यू 150 नहीं करूंगा, इसकी वैल्यू करूंगा 20,000. तभी तो पता लगेगा कंपलसरी है नहीं इंटर स्टेट सप्लाई. Examine the following statements. Principal can take ITC if it sends inputs directly to job worker without being first brought to his place of business. Principal is mandatorily required to issue job work challan even if goods are being sent directly to a job worker. True. ये तो वापस कैसे आएगा? Principal can take ITC if it sends input directly to a job worker without being first. हो ही गया. Generation of one job work challan is required for sending entire goods from principal to job worker or to another job worker by a job worker or sending it back to principal simply by endorsing it. एक job work challan से चलता रहेगा सारा काम. The last date of provided entire goods. The last date of filing ITO 04 is as per rule 45 is 25th day of month succeeding the quarter. True. While computing aggregate turnover of a job worker, it shall include value of material used by job worker and labor charges on treatment of process being done on the inputs of principal. True. Aggregate turnover shall also include amortization expenses of capital goods sent by principal. False होगा. False. ये तभी इंक्लूड होता है जब जॉब वर्कर को खर्चा करना चाहिए था, प्रिंसिपल ने किया. तो जनरली ऐसा होता नहीं है. Both principal and job worker is located in state A and recipient in state B. Place of supply is interstate supply.
ये नहीं लिखना चाहिए। नेचर ऑफ सप्लाई इज इंटरस्टेट सप्लाई। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि प्रिंसिपल इज लोकेटेड, लोकेशन ऑफ supplier is in state A, place of supply state B, तो इंटर। Principal is located in state A and job worker is located in state B and the recipient is in state B. Place of supply is interstate supply. Principal is located in state A, job worker is located in state B, recipient is located in state B. तो इसको ना स्टेट A कर देते हैं, तब ठीक बनेगा। या इसको हाँ स्टेट ए कर दे तो इंटरस्टेट सप्लाई है नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू फॉल्स? जॉब वर्कर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, इट शैल गेट इटसेल्फ कंपल्सरी रजिस्टर्ड। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सही कह रहे हैं, ये इंट्रास्टेट सप्लाई है, लेकिन हमने यहां लिखा है इंटरस्टेट सप्लाई, तो फॉल्स हो गया ना। तो इसको रजिस्ट्रेशन तभी करवाना है द एग्रीगेट टर्नओवर इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड लिमिट। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर दैट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल शैल बी इनकर्ड ऑन जॉब वर्कर बट इज इनकर्ड बाय प्रिंसिपल, देन सच एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल शैल बी पार्ट ऑफ लेबर चार्जेस। B is the answer. Where inputs or capital goods are not returned within time period, principal shall issue tax invoice, treating it as supply from back date. If and when goods are returned afterward, job worker can issue invoice if registered and principal can claim ITC. प्रिंसिपल आईटीसी क्लेम नहीं करेगा, इसको तो हम हटाते हैं। और जॉब वर्कर कैन इशू इनवॉइस इफ रजिस्टर्ड टू द प्रिंसिपल, तो किसी थर्ड पार्टी के नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करेगा, जब भी इशू करेगा प्रिंसिपल के नाम पे इशू करेगा। तो ये भी ट्रू है, बोथ। इसको हम ठीक करेंगे। आया? So good morning to all of you and welcome to today's class. रिफंड का एमसीक्यू कर रहे हैं। इसमें अब हम लोग को लिखना पड़ेगा दिस इज बेस्ट फॉर रिवीजन। बेस्ट फॉर रिवीजन इसलिए है क्योंकि इसमें सेक्शन 54 का हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं बेसिकली अभी फिलहाल यहाँ पर। इसके बाद जब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो रूल्स के एमसीक्यू करेंगे जो रिफंड वाले होंगे। और सेक्शन 54 के 14 सब सेक्शन थे, उनको सारे को एक एक लाइन को कवर करके ये एमसीक्यू बनाया गया। तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे सीए, सीएससी में किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, और अगर आप ये एमसीक्यू रिवाइज कर लेते हैं, इसका मतलब आपने हर एक पॉइंट कवर कर लिया है। लेट अस स्टार्ट। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए कंज्यूमर और एन अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट क्लेम रिफंड अंडर सेक्शन 54। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्लेम कर सकता है क्योंकि सेक्शन 54 स्टार्ट करता है पर्सन कैन अप्लाई फॉर रिफंड। A person can be registered or unregistered. A registered person can claim refund under section 54. ये obviously true हो जाएगा। तो false true is the answer. Examine the following statement. A registered or unregistered person can make an application for refund before the expiry of 2 years from the relevant date. True. A person claiming refund from electronic cash ledger shall file application for refund before the expiry of 2 years from the relevant date. फॉल्स। इसके लिए तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप ही का पैसा कभी भी निकालिए। ट्रू एंड फॉल्स? ए इज द आंसर।
Refund is refund of output tax, unutilized ITC, interest, late fees or penalty, all of the above. All of the above. लेट फीस हमने लिख दिया है क्योंकि लॉ भी यूज करता है, इसीलिए लिख दिया। वैसे लेट फीस जैसे कई केसेस में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला GSTR 1 का लेट फीस हम लोग नहीं लेंगे, बट दे ऑल दोज नोटिफिकेशंस वेर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था। लेकिन अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो जाता तो लेट फीस का भी मिलता। क्या कहते हैं आप लोग? थोड़ा चलेगा। चलिए, इस पैराग्राफ के बेसिस पे हमने ये 3 MCQ बनाए। देखिए, कोर्ट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन कोर्ट भी लॉ के अगेंस्ट नहीं जाएगी। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 54। एक्सप्लेनेशन 1 किसके लिए है? किसको डिफाइन करता है एक्सप्लेनेशन 1? रिफंड को। किसको डिफाइन करता है? रिफंड को। टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज एलिजिबल फॉर रिफंड। ट्रू। ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है? जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, tax paid on zero rated supplies, tax paid on capital goods used in making zero rated supply of goods or services is eligible for refund. False है। tax paid on capital goods लिखा हुआ है और वहां इनपुट और इनपुट सर्विसेज लिखा हुआ है। ये एक्सपोर्ट मेड या जीरो रेटेड सप्लाई मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विसेज का ही रिफंड मिलता है। तो ये फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स। Examine the following statements. ICS are eligible for refund. True or false? Cess is not eligible for refund. True or false? False. A is the answer. Cess is eligible for refund. Conditions है। Next में देखते हैं 6 में हमने बनाया हुआ है। Examine the following statement in the light of following. Mrs. Gold and Daughters purchases coal to manufacture aluminium. Cess is levied on coal, but cess is not levied on aluminium. Moreover, cess is used for generation of electricity and not directly used for manufacture of aluminium, and electricity is exempt from tax. पहला सवाल ये उठता है कि वो सेस का क्रेडिट अवेल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, because cess is used for generation of electricity. बोला if aluminium is being exported, तो सेस का क्रेडिट अवेल कर पाएगा, वरना नहीं अवेल कर पाएगा। सही बात है या नहीं है? सेक्शन 16 में ये बात लिखी हुई है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ IGST, सेक्शन 16 ऑफ IGST में। करेक्ट है। और हमने यहां लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, यहां लिख देंगे हम लोग, एल्यूमिनियम इज बीइंग एक्सपोर्टेड। नाउ सेस इज नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड सिंस नॉट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। सेस इज नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड, ऐसा नहीं है, इट इज एलिजिबल। दूसरा, सेस इज एलिजिबल फॉर रिफंड ओनली व्हेन देयर इज अ जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ट्रू। लेकिन अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ तो सेस का रिफंड नहीं मिलेगा। फॉल्स एंड ट्रू, दिस इज द आंसर। देखिए, सेस के बारे में हमने ये बताया, सर्कुलर नंबर इसको रेफर करके, कोल खरीदता है जिस पे जीएसटी और सेस लगा। Now, coal is used for generation of electricity, which is further being used for manufacture of goods. Electricity is exempt.
or this is being used for say aluminum on which no cess is levied, or this is export of goods with payment of tax. करेक्ट है. नाउ आउटपुट टैक्स आई सी और एस लग गया. सी और एस तो नहीं लगेगा क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं यहां से. करेक्ट है. और सेस लग गया. लेकिन एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट हो रहा है तो सेस नहीं लगेगा. अब लेस आईटीसी करूंगा मैं, तो ये सारा का सारा आईटीसी मैं यहां से हटाता हूं. ये सारा का सारा आईटीसी यहां माइनस होगा, लेकिन जो सेस का आईटीसी है वो यहां माइनस नहीं हो रहा है. और आपको रिफंड आउटपुट टैक्स का मिलेगा, तो या तो इसका मिलेगा, इसको मैं हटा देता हूं, इसका मिलेगा या इसका तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि यहां जीरो है. लेकिन अगर आप रिफंड आईटीसी का ले रहे होते, आईटीसी का ये वाला पोर्शन का, तब तो ये मिल जाता आपको. तो इसीलिए हमने एक लाइन लिखी यहां पर कि सेस इज एलिजिबल फॉर रिफंड ओनली व्हेन देयर इज ए जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स. अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स है तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा. सेस एक्यूमुलेट होता रहेगा. यस, सेस एक्यूमुलेट होता रहेगा राजू जी. अगर कहीं ऐसा प्रोडक्ट किसी दिन आया जिसको आप यूज कर सकते हैं तो यूज कर लीजिएगा सेस को. Examine the following statement. In case of export of goods by air, relevant date is let export order. अच्छा, ये आंसर देता हूं 2 का. इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय सी, रिलेवेंट डेट इज डिपार्चर परमिशन. ये ट्रू है? ये बताइए. मैं आपको बता देता हूं, वैसे हम लोग कस्टम में करेंगे. एयर के केस में डिपार्चर परमिशन होता ही नहीं है. एयर के केस में सिर्फ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है बस. तो बेसिकली ये भी ट्रू है, बोथ ट्रू. ये बताइए. इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय लैंड, relevant date is date on which such goods pass the frontier. In case of export of goods by post, the date of dispatch of goods by the post office concerned to a place outside India. True, both true. Mrs. Daughters and Wives export software services all over the world. In one case, software services were exported on 15th July. Invoice was issued on 19th July. Date of FIRC was 25th July. What is the relevant date? What is the relevant date? अगर पैसा बाद में मिला है तो FIRC का जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट है वो होगा, यानी कि FIRC बेसिकली सर्टिफिकेट ही है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट. तो 25th जुलाई इज द रिलेवेंट डेट. सी इज द आंसर. इस तरह से देखते हैं. मैं आपको फिर से दिखा देता हूं. एक मिनट. Where the supply of services had been completed prior to the receipt of such payment. तो फिर date of FIRC है. Where the payment for the services had been received in advance prior to the date of issue of invoice. Invoice से पहले अगर पैसा मिल चुका है तो इस केस में the date of issue of invoice. ये देखिए. Mrs. Bhole Sisters export services all over the world. In one case, software services were exported on 15 July. Invoice was issued on 19 July. FIRC is 10th July. अब आप देखिए यहां पर हो क्या रहा है. आपको सर्विस कंप्लीट होने से पहले पैसा मिल गया है. 15 जुलाई से भी पहले पैसा मिल गया है, तो फिर 15th जुलाई होगा. एक बार फिर से देख लीजिए. Where payment for the services had been received in advance prior to the date of issue of invoice. फिर date of issue of invoice हो जाएगा. करें आगे.
अच्छा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, आई एम सॉरी, तो 19 जुलाई हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, 19 जुलाई हो जाएगा। क्वेश्चन 11, Messrs. Ole Mothers wishes to apply for refund on the basis of appellate order passed by High Court on 19 September. Date of communication of order is 28 September. What is the relevant date? Order pass हुआ इस दिन, लेकिन communicate हुआ इस दिन, तो जिस दिन communicate हुआ ये आएगा। Examine the following statements. Relevant date for claiming refund under deemed export is the date on which return relating to such deemed export is furnished. True. Relevant date for claiming refund under inverted duty structure is the date of furnishing of return. ये false है। मैं आपको दिखलाता हूं, जब MCQ बना रहा था तो यहां लिखा हुआ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, मैं आपको दिखलाता हूं। ये वाला, इन केस ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC अंडर दिस द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। ठीक है, अब डीम्ड एक्सपोर्ट में इन्होंने लिखा है द डेट ऑन विच डीम्ड एक्सपोर्ट, द डेट ऑन विच द रिटर्न रिलेटिंग टू सच डीम्ड एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड, या ड्यू डेट नहीं लिखा हुआ है। तो बहुत छोटा सा पॉइंट था, MCQ बनाते वक्त एहसास हुआ, और ये कितना सही है भगवान मालिक है। यहां भी वैसे ड्यू डेट ही होना चाहिए, नहीं तो मैं रिटर्न लेट पे लेट फाइल करूंगा, उसके बाद में 2 साल काउंट करेगा, मुझे तो नहीं लगता गवर्नमेंट अलाउ करेगी। यस, MCQ का फायदा बहुत है, और फायदा तब है जब MCQ जो इस तरह से बनाए हुए हैं तभी, जहां पे एक एक पॉइंट हाईलाइट हो। Examine the following statements. Relevant date for claiming refund where recipient is filing for refund is date of receipt of goods or services, और both, बताइए। ट्रू होगा, रिसिपिएंट फाइल जब कर रहा है रिफंड के लिए, कंज्यूमर फाइल कर रहा है, तो जिस दिन उसको गुड्स और सर्विसेज मिले वहां से 2 साल काउंट करेगा। Relevant date for claiming refund for issuance of refund voucher is the date of payment of tax. True. Both true. Relevant date for zero rated supply of goods or services to SCZ is the date of endorsement by the specified officer of the zone. True. Supply of hotel services to SCZ is an interstate supply and IGST shall be levied. True. Both true. तो प्लेस ऑफ सप्लाई होटल का भले वहीं पर हो, उसके बावजूद क्योंकि ये स्पेशल सेक्शन 7 में बनाया गया है, इट इज ऑलवेज एन इंटरस्टेट सप्लाई। Where there is export of goods without payment of tax, refund cannot be claimed if export duty is levied on export of goods, exporter claims higher duty drawback, exporter claims lower duty drawback, either A or B. कौन सा होगा? अगर हायर ड्यूटी ड्रॉबैक कर रहा है तो वो क्लेम, सॉरी, हायर ड्यूटी ड्रॉबैक कर रहा है तो नहीं क्लेम कर पाएगा, तो आंसर विल बी बी, कैनॉट बी क्लेम, सॉरी, आंसर विल बी ए और बी, डी आंसर होगा। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है तो भी नहीं क्लेम कर पाएगा, और हायर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहा है तो भी नहीं क्लेम कर पाएगा, लोअर ड्यूटी ड्रॉबैक कर रहा है तो क्लेम कर पाएगा। 16, ये देखिए, एन एक्सपोर्टर हैज अवेल्ड ITC ऑन इनपुट्स 30, ITC on services 20, ITC on capital goods 10. It wants to export goods A on a value of rupees 1000, IGST 70 shall be levied on export of goods. Compute the eligible amount of refund. Export of goods without payment of tax. कितना रिफंड क्लेम कर सकता है?
अभी रूल 89 का फॉर्मूला हमने देखा नहीं है, याद रखिएगा, उसी के बेसिस, सिंपल इसके बेसिस पे 50 का, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स अगर करता है तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स करता है तो 70 का करेक्ट वैल्यू 70 का अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स करता है तो कैपिटल गुड्स का भी मिल जाता है उसको रिफंड, तो 50-70 विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर। मैं आपको यहां बता देता हूं आईजीएसटी कितना है, 70 और 30, 20 और 10 कितना हुआ 60। वो कैश में 10 रुपया देगा, कैश में 10 रुपया देगा और 70 रुपीज का रिफंड क्लेम कर लेगा। लेकिन अनयूटिलाइज आईटीसी का है तो सिर्फ इनपुट का कर सकता है और इनपुट सर्विसेज का कर सकता है। यही रिफंड के डेफिनेशन में अगर हम लोग जाएं तो यही तो लिखा हुआ है, refund includes tax paid on input or input services used in making such zero rated supplies। ये हेड नोट इसीलिए लिखा हुआ है कैपिटल गुड्स नॉट अवेलेबल, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ताकि लॉ आप पढ़ना सीख जाए। क्वेश्चन 17, रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट्स 28%, rate of tax on outward supply of goods 5%. The applicant is eligible for refund under inverted duty structure. True? मैंने बताया था रेट को कंपेयर करते हैं, रेट को रेट से बोला इनवर्ड सप्लाई इनपुट का, आउटवर्ड सप्लाई क्या इनपुट गुड्स और सर्विसेज दोनों का हो सकता है। रेट ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज इज 28%, rate of tax on outward supply of goods is 5%. The applicant is eligible for refund under inverted duty structure. This is false. Why? क्योंकि यहां पर inward supply inputs का नहीं है, services का है। True, false. Rate of tax on capital goods is 28%. Rate of tax on outward supply of goods is 5%. The applicant is eligible for refund. False. सिर्फ इनपुट का इनपुट के साथ कंपेयर करेंगे, इनपुट को आउटवर्ड सप्लाई के रेट के साथ कंपेयर करेंगे। रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट ए इज 28%, रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट बी इज 5%, दो इनपुट खरीद रहा है। रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स इज 5%। द एप्लीकेंट इज एलिजिबल फॉर रिफंड। ट्रू, करेक्ट है। सबसे पहले क्योंकि रेट के कारण, भले एक गुड्स के कारण इनपुट ज्यादा है और दोनों के कारण देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ आईटीसी, देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ आईटीसी। मैं एक बार लॉ आपके साथ पढ़ना चाहता हूं दोबारा से। where the credit has accumulated on account of rate of tax on one input or more than one input, जिसमें से एक इनपुट का रेट भले कम हो लेकिन किसी भी एक इनपुट का रेट अगर ज्यादा है आउटपुट टैक्स से या आउटपुट के रेट से, तो उसके कारण एक्यूमुलेशन अगर हो रहा है तो देन यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड। तो फॉल्स ट्रू, this will be the answer. Rate of tax on input is 28%. Rate of tax on outward supply of construction services is 5%. The applicant is eligible for refund under inverted duty structure. False. यहां पर मुझे लिखना चाहिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। Because of notification. Rate of tax on input is 28%. Rate of tax on input B is 5%. Rate of tax on outward supply of fabrics is 5%. The applicant is eligible for refund under inverted duty structure. True. अब तो notification हटा दिया गया है। False. True is the answer.
Rate of tax on input is 28% as on 15th July. The rate of tax on outward supply of same input is 5% with effect from 16th July. The applicant is eligible for refund under inverted duty structure. A या B, हमने 4 ऑप्शन बनाए थे लेकिन मैंने 2 ही बनाए हैं. No, since the applicant is a trader and is not a manufacturer. Yes, there is accumulation of credit on account of rate of tax on input is more than the rate of tax on outward supply. अभी ये गवर्नमेंट के अगर सर्कुलर के हिसाब से जाएंगे, गवर्नमेंट के सर्कुलर के हिसाब से जाएंगे तो गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया कि नहीं देंगे, लेकिन अगर हम लोग लॉ पढ़ेंगे तो देन देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट इज मोर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट सप्लाई. एक्यूमुलेशन है या नहीं है? यस, एक्यूमुलेशन है. तो फिलहाल जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीए सीएमए के, गो फॉर दिस आंसर, गो फॉर दिस आंसर. और जितने भी प्रोफेशनल हैं दे कैन फाइट इन द कोर्ट. A self-declaration or CA/CMA certificate is required in which of the following cases of refund application? Export of goods or services or both? बताइए. CA/CMA या सेल्फ डिक्लेरेशन की सर्टिफिकेट की जरूरत है? नहीं है. अच्छा, एक बात बताइए, सेल्फ डिक्लेरेशन या CA/CMA सर्टिफिकेट किस पर्पस के लिए मांगते हैं? कि incidence of tax has not been passed. Yes, unjust enrichment, incidence of tax has not been passed. और ये सर्टिफिकेट देखिए, सेल्फ डिक्लेरेशन अगर देता है तो द इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स एंड इंटरेस्ट हैज नॉट बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन, और CA/CMA के सर्टिफिकेट में भी वही लिखा हुआ है ना. लेकिन एक्सेप्शन था 54 सबसेक्शन 8 ABCD और E में मांगते हैं. नाउ यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन और ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ यहां नहीं मांगेंगे. रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स यहां भी नहीं मांगेंगे. आई की जगह सी दे दिया, सी की जगह आई दे दिया, यहां भी नहीं मांगेंगे. सेक्शन 77 रिफंड अगेंस्ट रिफंड वाउचर, यहां मांगेंगे. यस, सप्लाइड टू SCZ, सॉरी, रिफंड अगेंस्ट रिफंड वाउचर यहां भी नहीं मांगते. देख, मैं दिखलाता हूं आपको. The refund of tax paid on supply which is not provided advance either wholly or partially and for which invoice has not been issued or where refund voucher has been issued, यहां भी नहीं मांगते. लेकिन strangely supplied to SCZ unit और SCZ डेवलपर में मांग रहे हैं जीरो रेटेड सप्लाई होने के बावजूद. बिकॉज हमने बताया था कि अब SCZ कैन ऑल्सो क्लेम रिफंड बिकॉज ऑफ द टेक्निकल डिफिकल्टीज. उनको अलाउ कर दिया गया. नाउ एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एप्लीकेंट फाइल्स फॉर utilized ITC on account of refund of inverted applicant files for refund refund of होगा, refund of unutilized ITC on account of refund on account of inverted duty structure amounting to rupees 5 lakh. It shall furnish a CA/CMA certificate that incidence of tax has not been passed. फिर से पढ़ता हूं. एप्लीकेंट फाइल्स फॉर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. अब एक बात बताइए, 54 सबसेक्शन 8 में कहां गया रिफंड ऑफ टैक्स? ये भी है रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. इसके अगेंस्ट भी CA/CMA की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. तो एप्लीकेंट फाइल दिस इज फॉल्स.
Applicant files for refund of output tax paid on account of final assessment of tax amounting to rupees 1 lakh. It shall furnish a CA/CMA certificate that incidence of tax has not been passed. इसमें तो चाहिए, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए. बोथ फॉल्स. अब आप देखिए 54(8) का हमने एक एक पॉइंट कवर कर लिया आपसे. A, B, C, D, E, F तो अभी नोटिफिकेशन द्वारा आएगा, और घुमा घुमा के कवर कर लिया. 1 लाख भी चेक कर, 2 लाख भी चेक कर लिया, है ना. मैच द फॉलोइंग. RFD 01 बताइए किसके लिए है? रिफंड एप्लीकेशन के लिए C. RFD 02 डिफिशियंसी मेमो के लिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DM बोल रहे हैं. RFD 03 एक्नॉलेजमेंट के लिए. 4 प्रोविजनल ऑर्डर के लिए. CD ये कैसे आ गया? 3 का क्या है? RFD 03 एक्नॉलेजमेंट के लिए. तो ये हमने गलत लिख दिया. 2 किसके लिए है? 2D था और 3A है. ये A. CDAB दिस इज द आंसर. मैच द फॉलोइंग. RFD 05 पेमेंट ऑर्डर. RFD 06 रिफंड ऑर्डर. कहां गया रिफंड ऑर्डर? ये सैंक्शन वाला या रिजेक्शन वाला? RFD 06 सैंक्शन या रिजेक्शन? दोनों. 3 RFD 07 एडजस्टमेंट ऑर्डर या विथहोल्डिंग ऑर्डर ऑफ रिफंड. बताइए, ये 7 इशू करने से पहले इसको क्या इशू करना पड़ेगा? शो कॉज नोटिस. वो RFD 08 में है. DCBA A is the answer. Match the following. RFD 2 और 3 with respect to time limit. 2 और 3 कितने दिन के अंदर इशू करेगा? 15 डेज के अंदर. 2 में एक्नॉलेजमेंट में है, 3 में डेफिशिएंसी मेमो है. 2 बताइए. RFD 04 कितने दिन के अंदर? 7 डेज के अंदर. 2D आ गया. RFD 0 ये प्रोविजनल रिफंड ऑर्डर है, सिर्फ जीरो रेटेड सप्लाई के लिए है. 3 RFD 05 RFD 05 है क्या? RFD 05 है क्या? अभी किया था. पेमेंट ऑर्डर है. बताइए आपके अकाउंट में पेमेंट कितने दिन के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए? 60 डेज के अंदर. तो 3 का A है. और RFD 06 45 डेज. ये हम 45 डेज कहां से लेके आ रहे हैं? सर्कुलर से लेके आ रहे हैं. और ये डायरेक्शनरी है, मैंडेटरी नहीं है. 45 डेज. 4B CDAB दिस इज द आंसर. 2 होगा CDAB. इसको मैं चेंज कर दूंगा. Examine the following statement. Refund amount can be withheld for non-furnishing of return. True or false? Refund amount can be claimed, can be adjusted with the past dues or pre-GST regime dues. Both true.
क्यों जिनेश जी, एडजस्ट तो हो ही सकता है। प्री जीएसटी से भी हो सकता है। मैं आपको दिखलाता हूँ लॉ फिर से। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ लॉ को है ना याद करना बहुत जरूरी है। याद नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हिट नहीं करता है। डिडक्ट फ्रॉम द रिफंड ड्यू एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी or any other amount which is taxable person liable to pay but which remains unpaid under this act or under existing law। वो सारे पुराने जीएसटी लॉ आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। refund amount can be withheld in case appeal is pending। true। ये 54 सबसेक्शन 10 से रिलेटेड एमसीक्यू था, ये 54 सबसेक्शन 11 से रिलेटेड है। रिफंड एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड फॉर एनी अमाउंट। फॉल्स। 1000 रुपए से ऊपर का ही होना चाहिए। CTP can file appeal refund every month। Casual taxable person। False। जब तक एक्सपायरी नहीं हो जाती वो रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करेगा। मान लीजिए उसने 90 दिन के लिए बिजनेस लिया हुआ है तो 90 दिन बाद ही करेगा व्हेन ऑल रिटर्न्स आर फाइल्ड। Refund if not credited in bank account within 60 days, then interest at the rate of 6% per annum is payable by the government to the applicant। True। और हमने देखिए वर्ड क्या लिखा, refund if not credited to bank account। False। True। B is the answer। कंप्लीट हो गया। अब आप देख लीजिए, हमने कोई भी पॉइंट हमने मुझे नहीं लगता है न सर्कुलर का न लॉ का न प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का और किसका, थैंक यू राजेश जी, न एक्सप्लेनेशन का, एनालिसिस का। एक एक पॉइंट कवर्ड है। स्टूडेंट इसको कर लेगा तो उसका कहीं नहीं जाएगा। सर्कुलर, इवेंट मैनेजमेंट, SCJ डेवलपर अगर करेगा तो क्या होगा, किया हमने। ये एंडोर्समेंट के बाद ही वो रिलेवेंट डेट, ये एंडोर्समेंट से ही आएगा, ये भी हमने लिखा। एक एक चीज है, मैं अपने बारे में कितना बताऊं, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स इसको यूट्यूब में देख रहे हैं, उम्मीद है और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसको आप मैक्सिमम जगह शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये सारे एग्जांपल्स के हमने MCQ बनाए। ए वाला कौन सा है, AA वाला? चलिए फिर इसी सर्कुलर में लिखा हुआ है 45 डेज। देखिए RFD 06 एंड पेमेंट ऑर्डर RFD विद इन 45 डेज ऑफ द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ RFC। WEB साइट नहीं समझ में आया। एडवांस अथॉरिटी का, ओके ओके, चलिए देखते हैं। एडवांस अथॉरिटी केस स्टडीज जो है वो बाद में ही देखेंगे। चलिए आज के लिए काफी, कल मिलते हैं आपसे। लॉ को है ना आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, जैसे बचपन में याद करते थे वैसे ही याद कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन फिर हो जाएगा। कौन सा लिंक राजेश जी, कौन सा लिंक? इनकम टैक्स का? वो तो आपको नया की दे दिया, आपको वो शुरू नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, पेमेंट का मैं भेज दूंगा। थैंक यू।
Examine the following, question number 28. Examine the following statements. Any claim for refund relating to balance in the electronic cash ledger may be made through RFD 01. True or false? False है. ये तो जो रेस्पेक्टिव रिटर्न है उसी के थ्रू होगा. दो पोर्टल में अलाउ समथिंग एल्स. In respect of supplies to SCZ unit or developer, the application for refund shall be filed by the supplier after the issuance of invoice. True or false? ये भी false है. After endorsement है. After endorsement है. रिटर्न फाइल करना तो कंपलसरी है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. Both false. Examine the following statements. Application for refund can be filed in RFD 01 even if all the returns has not been filed on the date of filing of refund application. True or false? False. It is not necessary to file monthly refund application. ये तो ट्रू है. आप मंथली फाइल कीजिए, क्लब करके फाइल कीजिए, बंचिंग अलाउड है. तो फॉल्स ट्रू. Which of the following statements are true? All returns should be filed till the date of filing of refund application. True. RFD 0 can be filed either monthly or by clubbing different months. True. अच्छा, which of the following statements are true? RFD 01 should be filed chronologically. ये जो है chronologically, it is only for zero rated supply and inverted duty structure. बाकियों के लिए नहीं है, बाकियों के लिए नहीं है ना. तो यहां पर हम लोग एक लाइन जोड़ देंगे. RFD 01 should be filed chronologically only for zero rated supply and inverted duty structure. तो ये भी ट्रू हो जाएगा फिर. All of the above. RFD 01 cannot be bunched across financial years. बताइए. फॉल्स है. बंचिंग अलाउड है. RFD 01 can be filed for supply of SCZ on payment of tax. ट्रू है. देखिए, सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए शिपिंग बिल है, बाकी सभी के लिए यही है. फॉल्स ट्रू. मैं आपको दिखलाता हूं. हमने एकदम शुरुआत में ये बात की थी. ये हमने पोर्टल से निकाला था. अब देखिए, रिफंड ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. पोर्टल वाला RFD 01 ही फाइल करवा रहा है, लेकिन रूल कहता है रेस्पेक्टिव रिटर्न से. रिफंड ऑफ ITC ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स on account of supplies made to SCZ unit or developer without payment of tax, है ना. अब refund on account of supplies to SCZ unit with payment of tax भी RFD 01. इसमें आपको याद होगा मैंने बोला था कि इसमें export of goods with payment of tax नहीं लिखा हुआ, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है. In respect of supplies regarded as deemed, ये हो गया था ऊपर वाला. False true. हाँ. 32. In respect of supplies regarded as deemed exports, the application may be filed by the recipient of deemed exports supplies by claiming ITC. True है. अगर रिसिपिएंट ने क्रेडिट क्लेम कर लिया तो रिसिपिएंट फाइल कर देगा. SCZ can file refund application by claiming ITC. True or false? True. Both true. लेकिन अब अगर SCZ ने ITC क्लेम कर लिया है तो क्या सप्लायर रिफंड फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता. तो बोथ ट्रू. ये आ गया.
Examine the following statement. Refund shall be granted on the basis of details of invoices if not uploaded in GSTR 2A. फॉल्स. अब तो सर्कुलर आ गया है कि GSTR 2A के बेसिस पे ही रिफंड देंगे. Supplied to SCZ is eligible for refund only when goods or services are supplied for authorized operation and endorsement of invoices. True, false, true. Which of the following amounts is eligible for refund? Balance lying at ITC at the end of the relevant period of refund application. एक बार पढ़ देते हैं. Balance lying in ITC at the time of making of refund application. ITC computed as per rule 89(4), whichever is lower in A, B, C. D answer, correct. तो बैलेंस लाइंग इन द आईटीसी एट द एंड ऑफ द रिलेवेंट पीरियड ऑफ रिफंड एप्लीकेशन, यानी कि मई का अगर आप रिफंड जून में ही फाइल करेंगे तो मई एंड में जो आईटीसी पड़ा हुआ है, जिस दिन आप रिफंड फाइल कर रहे हैं उस दिन जो आईटीसी पड़ा हुआ है, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो आईटीसी बन रहा है, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसका रिफंड मिलेगा. As per rule 89(4), net ITC is ITC availed. 89(4) किसके बारे में बात करता है? जीरो रेटेड सप्लाई या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? जीरो रेटेड सप्लाई. Net ITC is ITC availed on goods or services or both? राजेश जी ट्रू, जिनेश जी ट्रू, राजू जी. देखिए ये सीए लेवल का क्वेश्चन है. ये गुड्स लिखा हुआ है. गुड्स कैन बी इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स बोथ. ये फॉल्स है. बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े ध्यान से. और मैं आपको बता दूं, जब मैं क्वेश्चन बना रहा होता हूं तो मेरे दिमाग में ये सब आता है कि लर्नर या स्टूडेंट्स क्या सोच रहा होगा, क्या सोचेगा. As per rule 89(5), net ITC is ITC availed on goods only. True and false? ये false है. बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने. Both false. As per rule 89(4), turnover is turnover of zero rated supply of goods plus turnover of zero rated supply of services. In the light of above statement, examine the following statements. Advances received against services is a part of turnover. बताइए. False. Advances कब होगा part of turnover? False होगा. False. जब सर्विस कंप्लीट होगा. जब सर्विस कंप्लीट होगा. बिल्कुल सही. तो अभी false है. Advances received against goods is a part of turnover. ये भी false है. गुड्स में तो टर्नओवर का कोई सिस्टम ही नहीं है. Both false. As per rule 89(4), turnover is turnover of zero rated supply of goods plus turnover of zero rated service. In the light of this, examine the statement. Services completed and payment received is a part of turnover. True. Services completed but payment not received is part of turnover. Services completed but payment not received is part of turnover. No, false. दोनों कंडीशन, सर्विसेज भी रिसीव हो जाए, सर्विसेज कंप्लीट, पेमेंट भी रिसीव्ड. ट्रू, फॉल्स? ए इज द आंसर. With effect from 23rd March 2020, as per Rule 89(4), turnover of zero-rated supply of goods is minimum of 1.5 times of the value of the like goods domestically supplied by the same or similarly placed supplier as declared by the supplier. True. Turnover of zero-rated supply of services is minimum 1.5 times of the this.
बताइए, फॉल्स। सिर्फ गुड्स के लिए आया है, सिर्फ गुड्स के लिए आया है, सर्विसेज के लिए नहीं आया। ट्रू एंड फॉल्स। 89.4 adjusted total turnover is the aggregate of taxable supply of goods plus taxable supply of services is a part of adjusted total turnover. True. Exempted supply of goods plus exempted supply of services is a part of adjusted total turnover. False. Exempted कहाँ part होता है? True, false. A is the answer. As per 89.4, adjusted total turnover is the aggregate of deemed export turnover is a ये हटा देते हैं। Deemed export turnover is a part of adjusted turnover if recipient is claiming the refund. False. Supplier refund claim कर रहा है, sorry, हमने गलत कह दिया। Deemed export turnover is a part of adjusted turnover if recipient is claiming the refund. True. Supplier अगर refund claim कर रहा है तब माइनस करता है, recipient claim कर रहा है तो part of turnover है। सही बात है या नहीं है? Supplier is claiming refund in respect of deemed export. Therefore, inward supply relating to deemed export is not a part of net ITC. True. तो जहां सप्लायर डीम्ड एक्सपोर्ट पे रिफंड क्लेम करता तो नेट आईटीसी भी के डीम्ड एक्सपोर्ट से रिलेटेड नेट आईटीसी भी हटा देते हैं, टोटल एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी से हटा देते हैं। बोथ ट्रू। As per Rule 89.5, computation of refund in case of inverted duty structure. Net ITC is ITC availed on goods during relevant period. Inputs only, तो ये false हो गया। Adjusted turnover shall also include zero rated supply of goods or services or both. ट्रू है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में तो 89.4 और 89.5 दोनों सेम है। फॉल्स ट्रू। नहीं तो यहां इंक्लूड जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स ही लिखा हुआ वहां पर। 41 computation of refund in case of inverted duty structure. Adjusted turnover shall include both turnover of inverted rated supply of goods or services or both, and turnover of trading of taxable goods. True. Net ITC shall include ITC availed on all inputs whether used for inverted duty structure or used in zero rated supply of goods or services or both. True. C is the answer. तो मुबारक हो, ये भी हो गया। तो MCQ भी कंप्लीटेड 89 का। अब हम लोग कर रहे हैं आपके साथ रूल 90 to 93, और ये 90 to 93 में मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग कर चुके हैं आपके साथ। मैं एक बार स्लाइड में आपको फिर से रिविजिट करवा देता हूं। तो ये MCQ कर रहे हैं हम लोग, UIN, CSD और रिटेल आउटलेट एट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। UIN holders entitled to claim a refund of taxes paid on the notified supplies of only goods received by them. True or false? False है। गुड्स और सर्विसेज दोनों है। UIN होल्डर कौन होता है? UIN होल्डर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, एम्बेसीज, काउंसलर, ये सारे होते हैं। UIN holder can claim refund every month from the last day of month in which such supply was received. True or false? ये भी false है। इनको क्वार्टरली रिफंड क्लेम करना है।
तो दोनों फॉल्स हो गए, तो डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन 2, examine the following statements. UIN holders can claim refund of taxes paid for domestic procurements. True. UIN holder can claim refund for IGST paid for import of inputs. ये भी ट्रू है। इसका एक सर्कुलर आया हुआ कस्टम में, जो हमने किताब में डाल दिया है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो दोनों ही ट्रू है, तो बोथ ट्रू। UIN holder can claim refund within 18 months from the last day of quarter in which such supply was received. True. अगर मैं लिख देता from the date of invoice तो गलत हो जाता। यहां लिखा हुआ in which such supply was received, received से, ठीक है। UIN holder shall issue a certificate that goods will not be supplied further or otherwise disposed of before the expiry of 3 years from the date of receipt of goods. ट्रू। ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो आपने खरीदा है उसको आप वापस नहीं बेचेंगे किसी और को, ट्रेडिंग नहीं करेंगे आप, और जो कैपिटल गुड्स खरीदा है उसको आप डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे 3 साल तक। तो बोथ ट्रू है, तो ये सी विल बी द आंसर। UIN holder shall apply for refund in RFD 10. True. UIN holder shall also provide a statement of inward supplies in GSTR 11. True. Both true. तो आंसर will be C. Both true. अच्छा, इनको रिफंड किस चीज का मिलता है? UIN होल्डर्स को रिफंड किस चीज का मिलता है? टैक्सेस पेड ऑन द नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय देम, यानी कि जितना वो टैक्स पे करेंगे इनवर्ड सप्लाई पे, उसका 100% रिफंड मिल जाता है। सही बात? एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली एंड सर्विसेज। चलो, तो बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट ये सब क्लेम नहीं करता है, वो सिंपली GSTR 11 में दिखलाते हैं कि मेरा इतना इनवर्ड सप्लाई है, इसका मुझे रिफंड दे दो। Examine the following statements. CSD are entitled to claim a refund of 50% of taxes paid on all inward supplies of goods received by it for the purposes of subsequent supply. True. अब देखिएगा UIN होल्डर और CSD में फर्क क्या है रिफंड के रेस्पेक्ट में? UIN होल्डर को कितना रिफंड मिलता है? 100%। इनको मिलता है 50%। ये क्या फर्दर सप्लाई कर सकते हैं? UIN वाले क्या फर्दर सप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये फर्दर सप्लाई कर सकते हैं, यस। और ये UIN वाले गुड्स और सर्विसेज दोनों का रिफंड मिलता है, और इनको सिर्फ गुड्स का रिफंड मिलता है। CSD can claim refund every quarter from the last day of month in which supply was received. ट्रू। ये भी क्वार्टरली बेसिस पे है ना। सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 तो इनको भी एप्लीकेबल है, रूल 95 इनको भी एप्लीकेबल है। CSD shall apply for refund in RFD 10A. True. CSD shall apply for refund within 2 years from the last day of quarter in which the supply was received. बताइए। फॉल्स। अभी हमने बताया इनको भी तो रूल 54 सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल है, इनको भी रूल 95 एप्लीकेबल है, इनके लिए भी 18 मंथ्स ही है। Now, retail outlet established in arrival area of an international airport is eligible to claim refund. False. Departure area है,
departure area. To be eligible for refund, duty paid shops shall supply goods to outgoing international tourist. True. और मैंने बताया था ड्यूटी पेड शॉप्स मतलब वो इंडिजिनियस गुड्स खरीदेंगे और फिर बेचेंगे, ये मींस दैट इज अ रिटेल आउटलेट. और एक था ड्यूटी फ्री शॉप्स जो इंपोर्टेड गुड्स बेचते. तो हम इनको तो टैक्स लग ही नहीं रहा है, ये सारा एग्जेम्प्ट है, बाहर ही खरीदा बाहर ही बेच दिया, हम इनकी बात कर रहे थे. तो फॉल्स ट्रू. Outgoing international tourists should have stayed in India for not more than 6 months. True. To be eligible for refund, duty paid shops shall supply goods to outgoing international tourists. True. Both true. So answer will be C. Examine the following statements. The refund can be claimed for only that goods which is supplied to outgoing international tourists. देखिए, अच्छा, टू बी एलिजिबल फॉर रिफंड सप्लाई ऑफ गुड्स कैन बी इन फॉरेन एक्सचेंज और इन INR. टू बी एलिजिबल फॉर रिफंड, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए. दूसरी बात, जो गुड्स खरीदेगा मान वही गुड्स इंटरनेशनल टूरिस्ट को सप्लाई करेगा, उसी का रिफंड है ये. तो मान लीजिए मेरे ड्यूटी फ्री शॉप्स में हजारों तरह के गुड्स रखे हुए हैं. ये गुड्स मैं इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी बेचता हूं और इंडियन टूरिस्ट को भी बेचता हूं. करेक्ट है? अब जब ये जो इंटरनेशनल टूरिस्ट को यानी कि फॉरेन टूरिस्ट को मैं बेचूंगा, तो मैं जब इनवॉइस काटूंगा, तो क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं रहा है, सब गुड्स बाय बैच नंबर और एनी अदर थिंग कैन बी आइडेंटिफाइड विद एनी नंबर परफेक्टली. सही बात है या नहीं है? तो जब मैं इनवॉइस काटूंगा और उसमें, और ये सारा का तो स्टॉक डिजिटलाइज्ड होता है, तो मुझे पता होगा कि ये वाला गुड्स, ये वाला, इन हजारों में से ये 200 गुड्स मैंने इंटरनेशनल टूरिस्ट को बेचे हैं विदाउट कलेक्टिंग टैक्स. तो क्या रिफंड आसान होगा या नहीं होगा? यस. तो इसको ना अपोर्शमेंट ये सब करने की जरूरत नहीं है कि अपोर्शमेंट करने बैठ रहा है. सही बात. लेकिन जब वो इंडियन टूरिस्ट को बेचेगा तो ऑब्वियसली जीएसटी कलेक्ट करेगा. तो इसको अकाउंटिंग उस हिसाब से रखनी पड़ेगी, कि वो पहले पूरा आईटीसी अवेल कर ले, फिर नेक्स्ट मंथ में रिफंड क्लेम कर ले, और जितना रिफंड क्लेम करेगा उतना आईटीसी वो कम कर देगा. सही बात. ड्यूटी पेड शॉप्स कैन apply for refund in RFD 10B. True. Duty paid shops can apply for refund either on monthly or quarterly, but before the expiry of 18 months from the last day of quarter in which such supply was received. This is also true. Both true. तो नॉर्मली रिफंड क्लेम करने के लिए 24 मंथ्स है, लेकिन इनके लिए 18 मंथ्स है. Eligible retail outlets shall give following undertaking. An undertaking by the retail outlets stating that the indigenous goods on which refund is being claimed have been received by such retail outlets. True. An undertaking by the retail outlet stating that the indigenous goods on which refund is being claimed have been sold to eligible passengers, that is to international tourists. True. अब देखिए, copies of the valid return furnished in GSTR 3B by the retail outlets for the period covered in the refund of the claim
दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ऑल ऑफ द डी इज द आंसर। तो ये हो गया। अब जो हम लोग करेंगे आपके साथ वो है डीम्ड एक्सपोर्ट और मर्चेंट एक्सपोर्टर।